student. I am Manfar Maurya. Today in class 12th we discuss type of RNA and another topic tRNA, the adapter molecules. तो क्लास 12th में हम टाइप ऑफ आरएनए को पढ़ेंगे और फिर इसके बाद tRNA एडाप्टर मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि आरएनए का फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर होता है और न्यूक्लियस के अंदर से आरएनए बनने के बाद जो रिप्लिकेशन होने के बाद जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू आरएनए का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो आरएनए को बनाने के लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार की या 3 काइंड्स की आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज की जाती हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो होती है मैसेंजर आरएनए को बनाती हैं। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड किसको बनाती हैं? मैसेंजर आरएनए को बनाती हैं। और इस प्रकार से जब आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो राइबोसोमल आरएनए को बनाती हैं, जबकि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ट्रांसफर आरएनए को बनाती हैं। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है ना, तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू जो किसी भी न्यूक्लियस में यूकैरियोटिक सेल्स के 3 काइंड्स के आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि टाइप ऑफ आरएनए, टाइप ऑफ आरएनए। तो यहाँ हम कह सकते हैं देयर आर 3 टाइप ऑफ, देयर आर 3 टाइप ऑफ आरएनए, टाइप ऑफ आरएनए, जिसमें से पहला है आपका जिसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। देखिए मैसेंजर का आरएनए न्यूक्लियस, मैसेंजर आरएनए का जो फॉर्मेशन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम करती हैं। और मैसेंजर आरएनए का एक काम होता है कि ये ट्रांसलेशन या हम कह सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट कोड प्रोवाइड करते हैं। तो मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है? यह इंफॉर्मेशन को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में लाता है और दूसरा काम ये होता है इसका कि ट्रांसलेशन के लिए ये टेम्पलेट प्रोवाइड करते हैं। तो इट हेल्प इन ट्रांसलेशन। मैसेंजर आरएनए क्या करता है कि ये मैसेज को सेंड करता है और हेल्प करता है किसमें? ट्रांसलेशन में। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि मैसेंजर आरएनए हेल्प इन द ट्रांसलेशन, help in the translation and provide template और ये टेम्पलेट को प्रोवाइड करते हैं। दूसरे टाइप का जो आरएनए होता है इसको हम फर्स्ट अगर माने तो जो सेकंड होता है, तो दूसरे टाइप के आरएनए को हम क्या कहते हैं? राइबोसोमल आरएनए या इसी को आरएनए कहते हैं, आरएनए। तो आरएनए का भी फॉर्मेशन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है और इसको आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड
आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम बनाती हैं और इसका एक फंक्शन होता है कि ये ट्रांसलेशन के दौरान स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल करते हैं, ठीक है ना। तो उदाहरण के लिए हम ये कह सकते हैं कि इनको राइबोजाइम की तरह एक्ट करते हैं। तो दूसरा जो आरएनए हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, राइबोसोमल आरएनए। तो ये मुख्य रूप से राइबोसोम के अंदर पाए जाते हैं और इनका एक काम क्या होता है कि ट्रांसलेशन के दौरान स्ट्रक्चरल कैटालिटिक रोल करते हैं, हेल्प इन कैटालिटिक एक्टिविटी at the time of protein synthesis। ये प्रोटीन सिंथेसिस की तरह। और जो तीसरा आरएनए होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। क्या कहते हैं, ट्रांसफर आरएनए। और ये भी ट्रांसलेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ट्रांसलेशन का मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है। प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है, बहुत ही बड़ा रोल प्रोवाइड करता है। यानी इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये एमिनो एसिड को अपने से बाइंड करके ट्रांसफ़र करता है, यानी साइटोप्लाज्म में एमिनो एसिड को ट्रांसफ़र करता है, जिसकी वजह से जो है पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो अब इसके बाद ये किस प्रकार से एमिनो एसिड को अपने से जोड़ता है और किस प्रकार से एमिनो एसिड को अचीव करता है, इसीलिए ट्रांसफ़र आरएनए को टीआरएनए एडाप्टर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एमिनो एसिड को क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। तो ये 3 प्रकार के आरएनए हो गए। और ये भी जानिए कि ट्रांसफ़र आरएनए जो है सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए है, स्मॉलेस्ट आरएनए। और इनको हम सॉल्युबल आरएनए के नाम से भी जानते हैं, सॉल्युबल आरएनए, ठीक है। इसको एसआरएनए भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ट्रांसफ़र आरएनए, एसआरएनए या फिर सॉल्युबल आरएनए, ठीक है ना। यह प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एमिनो एसिड लाता है, यानी एमिनो एसिड को लाता है अकॉर्डिंग टू जेनेटिक कोड, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र आरएनए, जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है, एज द वर्क द एडाप्टर मॉलिक्यूल्स, ये किस प्रकार से वर्क करते हैं, एडाप्टर मॉलिक्यूल्स की तरह से वर्क करते हैं। तो अब इसको हम पढ़ेंगे कि हाउ ट्रांसफ़र आरएनए वर्कड एज एडाप्टर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि फ्रांसिस क्रिक proposed the presence of an adapter molecule which could read the code on one end, on the other end would bind to the specific amino acid। बात समझ में आई? तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है उसको सबसे पहले फ्रांसिस ने ये बताया था कि इस आरएनए में, जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है, ठीक है ना, तो ट्रांसफ़र आरएनए में एक एंटीकोडॉन लूप होता है जिसमें
कम्प्लीमेंट्री बेस होते हैं और ये कोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और एक एमिनो एसिड एक्सेप्टर इंड होता है जहाँ पर एमिनो एसिड क्या करती है, बाइंड करती है। तो इसीलिए इनिशिएशन के लिए एक दूसरा टीआरएनए होता है जो इनिशिएटर टीआरएनए कहलाता है और स्टॉप कोडॉन के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता है। यानी कहने का मतलब जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, यानी जब ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है, तो ये क्या करते हैं कि एमिनो एसिड को बाइंड करने का काम करते हैं। तो जिस ट्रांसफ़र आरएनए से एमिनो एसिड बंधती है, सबसे पहले उसको इनिशिएटर ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं और स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी ट्रांसफ़र आरएनए नहीं पाया जाता। ये चीज़ उन्होंने डिस्क्राइब किया। तो हम कह सकते हैं कि ईच टीआरएनए इज स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर एमिनो एसिड। हर ट्रांसफ़र आरएनए स्पेसिफिक होता है एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यानी हम यहाँ लिख सकते हैं द टीआरएनए, या हम यहाँ लिखें टीआरएनए द एडाप्टर मॉलिक्यूल, द एडाप्टर मॉलिक्यूल। तो इस चीज को टीआरएनए द एडाप्टर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। इसको फ्रांसिस क्रिक ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया ऐसे। फ्रांसिस क्रिक proposed the presence of an adapter molecule, an adapter molecule which could read the code on one end and on the other end would bind to the specific amino acid. Would bind to the specific amino acid। यानी किसी भी ट्रांसफर आरएनए में दो इंड होते हैं। एक इंड पर जो होता है वो कोड को रीड करने का काम करता है, ठीक है, और दूसरा इंड जो होता है यानी कोड से बंधने के लिए होता है, और दूसरा इंड एमिनो एसिड का बाइंडिंग साइट होता है, ठीक है ना। अब ट्रांसफर आरएनए वाज नोन बिफोर जेनेटिक कोड was postulated was then called transfer or soluble RNA. The role of adapter molecule was reported later.
इसका जो एडाप्टर मॉलिक्यूल्स का रोल है बाद में ये पता चला। तो हमें कह सकते हैं द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए इज क्लोवर लीफ लाइक। हम कह सकते हैं द स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें, स्ट्रक्चर द सेकेंडरी structure of tRNA, structure of tRNA, the secondary structure of tRNA is clover leaf like। इनका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है? क्लोवर लीफ लाइक, क्लोवर लीफ लाइक इनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। बट द 3 डायमेंशनल टर्शियरी स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बट द 3 डायमेंशन three-dimensional tertiary structure depicts it as a compact inverted L-shaped कैसा होता है? इन्वर्टेड एल शेप्ड। tRNA जो होता है उसमें 5, या हम कह सकते हैं कि उसमें 5 आर्म पाए जाते हैं। tRNA का जो tRNA होता है उसमें 5 आर्म पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। यहाँ देखेंगे जो ट्रांसफर आरएनए होता है उसमें 5 आर्म्स पाए जाते हैं। ऐसे इसका ट्रांसफर आरएनए का, इसको डी लूप कहते हैं। डी लूप और इसको टी लूप कहते हैं। टी लूप और इसको एंटी लूप कहते हैं। एंटी लूप। और इस एंटी लूप पर 3 बेस पेयर पाए जाते हैं जिसको हम एंटी कोडान कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? एंटी कोडान। और इस एंड पर एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट होती है जो ACC होती है। ACC या CCA होती है। तो इस एंड पर एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट होती है। एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट। और ये क्या होता है? कोडान बाइंडिंग साइट। कोडान बाइंडिंग साइट present on
mRNA। तो यहाँ पर यानी कोडान से ये एंटी कोडान क्या होते हैं, बाइंड होते हैं, जो उसके एंटी लूप में पाया जाता है। तो हमें कह सकते हैं कि ट्रांसफर आरएनए हैव 5 आर्म, tRNA यहाँ पे लिख सकते हैं tRNA हैव 5 लूप। tRNA में कितने लूप होते हैं, हैव 5 लूप। tRNA में कितने लूप होते हैं, 5 लूप्स होते हैं। फर्स्ट होता है एंटी कोडॉन लूप्स विच हैव बेस कंप्लीमेंट्री टू द कोड। पहले को हम कहते हैं एंटी कोडॉन लूप, एंटी कोडॉन लूप, ठीक है ना, विच हैज bases complementary to the code, bases complementary to the code। जो दूसरा लूप होता है उसको हम क्या कहते हैं, या हम दूसरे लूप को कहते हैं टी लूप। जो ये है आपका टी लूप। टी लूप का क्या वर्क होता है, विच हेल्प इन द बाइंडिंग टू राइबोसोम। टी लूप हेल्प बाइंडिंग टू द राइबोसोम। ये राइबोसोम से जुड़ने का काम करता है, राइबोसोम। फिर इसके बाद जो दूसरा होता है एमिनो एसिड एक्सेप्टर इन। तीसरा एमिनो एसिड एक्सेप्टर इंड। तो ये है एमिनो एसिड एक्सेप्टर इंड। यहाँ हम देखेंगे ये एंटी कोडान लूप हो गया, ये टी लूप हो गया, ये एमिनो एसिड एक्सेप्टर लूप है। तो एमिनो एसिड एक्सेप्टर लूप में क्या होगा, यहाँ हम देखिए इसमें विच एसिड बाइंड, यानी जो एसिड यहाँ पे क्या करती है, एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट का काम करती है, हेल्प इन एमिनो एसिड बाइंडिंग। ये एमिनो एसिड बाइंडिंग का काम करती है। जबकि जो डी लूप होता है नेक्स्ट, जिसको हम डी लूप कहते हैं, डी लूप जो चौथा है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डी लूप। नेक्स्ट ये डी लूप है, तो डी लूप को हम क्या कहेंगे, तो जो डी लूप होता है विच हेल्प इन बाइंडिंग एमिनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम। यानी ये यहाँ पे आप देखिए फिगर में, ये क्या करता है, इसका वर्क होता है एंटी कोडान इसके पास होता है, यानी ये मैसेंजर आरएनए के कोड से बाइंड होने के लिए रिस्पांसिबल होते हैं प्रोटीन संश्लेषण के समय, या हम कह सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के समय। और टी लूप राइबोसोम से बाइंड होते हैं, राइबोसोम से क्या होते हैं, बंधते हैं, क्योंकि बगैर राइबोसोम के प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो सकता, या प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती, यानी ट्रांसलेशन प्रक्रिया नहीं होती है। और ये एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट होती है, इसी से एमिनो एसिड बाइंड करती है, जुड़ती है और फिर ट्रांसफ़र होती है पी साइट पे। तो फिर अब ये जो लूप होता है, डी लूप होता है, डी लूप किसके लिए रिस्पांसिबल होती है, कि यह रिस्पांसिबल होती है कि एमिनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम के लिए। तो डी लूप हेल्प इन बाइंडिंग एमिनो एसिड
synthetase. D loop help in binding amino acyl synthetase. Amino acyl synthetase एमिनो एसिड सिंथेटेज के लिए, ठीक है ना। और इसको हम कहते हैं वेरिएबल लूप। इधर देखिए फिगर में, इसको हम कहते हैं वेरिएबल लूप। तो ये वेरिएबल जो लूप होती है, इस वेरिएबल लूप का क्या वर्क होता है कि ईच ये वहाँ पे पाई जाती हैं, बस वैसे ही। अब इसमें आगे की तरफ हम देखेंगे, each tRNA is specific for particular amino acid. Each tRNA is specific for particular amino acid. Specific for particular amino acid. दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो जाता है? दूसरा ये होता है कि ए स्पेसिफिक टीआरएनए फॉर इनिशिएशन, ए स्पेसिफिक टीआरएनए फॉर इनिशिएशन called initiator tRNA, called initiator tRNA। तो जो इनिशिएटर tRNA होता है उसमें एंटीकोडान AUG ये कोडान हो गए, तो उसमें एंटीकोडान हो जाएगा UAC। क्या होता है? UAC क्या होगा? UAC होगा। तो उसमें जो एंटीकोडान होंगे वो कौन से होंगे? UAC एंटीकोडान उसके पास होंगे। एंटीकोडान यानी उसके बाइंडिंग साइट पे क्या पाया जाएगा? UAC पाया जाएगा। क्या मिलेगा? जिसको हम कहेंगे UAC। तो हमें जानते हैं कि स्पेसिफिक tRNA फॉर इनिशिएशन कॉल्ड इनिशिएटिंग या इनिशिएटर ट्रांसफर RNA, जिसमें एंटीकोडान क्या पाए जाएंगे? UAC। अब देखो, देयर इज नो RNA फॉर स्टॉप कोडॉन। जो नेक्स्ट है उसके लिए हम क्या कहेंगे? देयर इज नो, यहाँ हम लिख सकते हैं देयर इज, नेक्स्ट जो होगा देयर इज नो tRNA for the stop codon। तो जो है स्टॉप कोडान के लिए ट्रांसफर RNA नहीं होते हैं। तो ये था, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि tRNA द एडाप्टर मॉलिक्यूल्स, इसीलिए tRNA को एडाप्टर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, एंड नेक्स्ट डे वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन।
तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज हमने टाइप ऑफ आरएनए और टीआरएनए द एडाप्टर मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी की। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।